नमस्कार, मैं ऋचा शर्मा, जिला जयपुर, तहसील फुलेरा, गांव भादवा निवासी हूँ। मुझे शुरू से ही संगीत और नृत्य से बहुत प्यार था और बहुत रुचि थी। विद्यालय में मैं हमेशा देशभक्ति गानों और सांस्कृतिक नृत्य में हमेशा भाग लिया करती थी। कहते हैं ना, बालक रीते बर्तन के समान होते हैं जिन्हें शिक्षक ज्ञान और आदर्श रूपी सांचे में डालकर आकार दिया करते हैं। जब मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी थी, संयोगवश उसी समय पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा सर हमारे गांव भादवा में स्थानांतरित होकर आए। हमारे परिवार के अनुरोध पर उन्होंने हमें संगीत, नाटक, नृत्य का प्रशिक्षण देना शुरू किया। वो शाम को घर आकर हमें संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दिया करते थे। वह लय, सुरताल, ध्वनि आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया करते थे। ये हमारे आदर्श थे। इन्होंने हमें 2010 में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण नन्ही दुनिया में यहाँ जयपुर लाकर नाटक का मंचन करवाया। हमने उसमें भाग लिया और यह जीवन की पहली शुरुआत थी जिसमें हम मीडिया से जुड़े, दूरदर्शन के बारे में जाने। हम हमेशा ये सोचा करते थे, कैसा होता है दूरदर्शन केंद्र, क्या होता है दूरदर्शन केंद्र। त्रिवेणी कला संगम के सचिव पद पर कार्यरत डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा सर ने हमें इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार और हमें इससे रूबरू करवाया। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की श्रीमती कृष्णा देवी जी से, जो पंजाब में पीएचडी कर रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर कैलाश सर ने हमें निःशुल्क संगीत और अभिनय की शिक्षा दी है। 2010 के बाद कैलाश सर से मेरा संपर्क टूट गया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रयास करके हम लोगों का भादवा से नंबर लिया है, जबकि हम लोग भादवा छोड़ चुके हैं। और अब वापस मैंने सर से दोबारा ऑनलाइन संगीत और नाटकों का प्रशिक्षण लेना शुरू किया है और अब मैं उनके ढूंढाड़ी गीत भी गाऊंगी। वर्तमान में मैं बीएसटीसी कर अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। लोक प्रशासन से मैंने एमए किया है। मैं सीटेट पास हूँ और आज स्कूल के विद्यार्थियों को भी मैं सर के बताए हुए आदर्श और शिक्षा और संगीत व अभिनय की शिक्षा देती हूँ और आजीवन देती रहूंगी। डॉक्टर कैलाश सर की मैं आजीवन आभारी रहूंगी और ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। हर शिष्य को उनके जैसा गुरु मिले जो लक्ष्य को प्राप्त करवाने में पूर्णतः सहयोग और मदद करे। धन्यवाद। आज भले ही खूब बढ़ेंगे आगे, अरे कैसे कैसे कैसे, शिक्षा, संस्कृति, निष्ठा, आदर, कर्म इन्हें अपना कर जीवन में बढ़ते ही जाए। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर सतरंगी कालीन बनाए। नन्हे नन्हे धागे, नन्हे नन्हे धागे, नन्ही दुनिया, नन्ही दुनिया, देखो नन्ही दुनिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के इतने सुंदर से गीत के साथ शुरुआत की है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर कैलाश शर्मा। नमस्ते अंकल, आप पीएनबी में मैनेजर हैं, साथ में ही आप नाट्य कला एक संस्था है वहाँ के सचिव भी हैं और आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा नाट्य कला और नाटक। तो आप सभी नाटकों में पार्टिसिपेट करते हैं, नाटक पढ़ते हैं, देखते हैं? तो आप सबको कैसा लगता है नाटक पढ़ना, देखना? ओके, तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अंकल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नाट्य कला है, नाट्य संस्कृति है, नाटक हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए किस तरह सहायक होते हैं? देखिए, बच्चे जो हैं इस आयु में जो कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं उसको बहुत जल्दी आत्मसात करते हैं और इस आयु में इनका सीखा हुआ पूरी जिंदगी इनके काम में आएगा। तो नाटक के माध्यम से ये बच्चे टीम भावना सीख सकते हैं,
और जैसे डायलॉग याद करते हैं तो इनकी स्मरण शक्ति भी तेज हो सकती है। नाटक में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय ये कुछ भी नहीं होता है जी। उसका केवल मात्र एक उद्देश्य होता है कि हमारा शो सफल रहे। तो बच्चे जब इस उम्र में नाटकों में काम करेंगे तो उनमें ये गुण स्वतः ही पैदा होंगे और उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, टीम भावना जागृत होगी उनमें और ये आगे तक बढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग इनमें आएगी। जी, मतलब हम बच्चों के लिए नाटक बहुत सी चीजों को लेकर आता है, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, ये सब कुछ हम नाटकों से सीखते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोगों ने अपने अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे कई बार नाटकों में पार्ट किया है, तो आपको ये चीजें सीखने को मिली होंगी। ओके, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग भादवा गांव से आए हैं, वहाँ का शिक्षा स्तर आपको कैसा लगता है, वहाँ के एजुकेशन लेवल आपको कैसा लगता है? आप जयपुर आते हो तो आपको कैसा लगता है? ये सब चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे आप बताएंगी? बोलो। हमारे शिक्षा क्षेत्र बहुत ही अच्छा है वैसे तो, लेकिन शहरों में थोड़ा अलग देखने को मिलता है और हमारे भादवा गांव में भी बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी है, शहरों के टीचर भी जाते हैं हमारे को पढ़ाने और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। गांव में भी शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई के अलावा जो ये नाटक हम आज बात कर रहे हैं, नाट्य संस्कृति, इसका भी आपको वहाँ पे मौका मिलता है कुछ इस क्षेत्र में भी कुछ करने का? थोड़ा बहुत मिलता है। ओके, तो आप यहाँ पे सब लोग बच्चे ही हैं, आप लोग क्या बनना चाहते हो आगे, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? आपका क्या मेन मोटो क्या है लाइफ में बनने का? क्या बनना चाहते हो? अध्यापिका बनना चाहती हूँ मैं। अध्यापिका क्यों बनना चाहते हो अध्यापिका? क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना ही मेरा पहला कर्तव्य होगा। ओके, और आप क्या बनना? तो सही में तो यह है कि अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है उनको, और इसके लिए जो स्कूलों में हैं, गुरुजन हैं या अभिभावक हैं, खासतौर से स्कूलों में अध्यापक लोग उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या नाटक के कार्यक्रम होते हैं तो उनको उसमें सहभागिता करने का अवसर वो दे सकते हैं। कुछ मंच हैं, जैसे जयपुर में भी रविंद्र मंच है या जवाहर कला केंद्र है या और कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम या नाटक के कार्यक्रम, नाट्य प्रशिक्षण शिविर होते हैं, उनके बारे में उन बच्चों को बताया जाए तो वो बच्चे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और उनकी अपनी जो भावनाएं हैं उनको उजागर कर सकते हैं। गांव के लोगों में भी स्वैच्छिक मंडलियां होती है, रामलीला वगैरह में गांव के लोग ही एक साथ सभी पात्र वो निभाते थे और बच्चे भी उसमें काम करते थे। ये बच्चे लोग देख करके और आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं और इनको मौका मिलता है। जी बिल्कुल। शास्त्र क्या होता है? नाटक की भाषा को जानने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए ये एक व्याकरण की जरूरत थी। तो नाट्य शास्त्र के अंदर नाटक की व्याकरण है कि नाटक के अंदर भाषा कौन सी हो, मंच सामग्री कौन सी हो, मेकअप कैसा हो, और नाट्य गृह का जो नाटक का रंगमंच है उसकी नाप कैसी हो। ऐसे तो नहीं है कि बहुत छोटे में नाटक कर दिया जाए या बहुत बड़े में कर दिया जाए, अच्छा लगे ना देखने में अपने को। तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा कि नाट्य गृह है जो 64 हाथ तो लंबा हो और 32 हाथ चौड़ा हो। पता है एक हाथ कितनी लंबाई का होता है? उसके हिसाब से 64 हाथ की उन्होंने कहा कि 96 फीट तो लंबा हो और 48 फीट चौड़ा हो, ऐसा हो। तो एक व्याकरण उन्होंने रची, उसके अंदर बोली की भाषा की। तो एक नाट्य शास्त्र है, एक व्याकरण है, उसमें संगीत, नृत्य और ये इसके सहायक जो सामग्री है उन सब का वर्णन दिया हुआ है। और ये सबको नाटक के विद्यार्थी को नाट्य शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपके क्वेश्चन से मेरे ख्याल से हम जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो हमें घर पे बैठे हुए देख रहे हैं उनके भी काफी सारे डाउट्स नाट्य शास्त्र को लेकर क्लियर हो गए हैं। अंकल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों का, हम स्टूडेंट्स का जो बच्चों का शेड्यूल होता है पूरा, एक पढ़ाई बहुत ज्यादा मेन चीज रहती है। पढ़ाई के अलावा हम नाट्य, अगर एक रुचि रहती है बच्चे में, तो एक पूरे शेड्यूल में उसे वो कितना टाइम दे और कैसे अपने शेड्यूल को मैनेज करे, ताकि नाट्य में अगर उसकी रुचि है, वो उसको अगर आगे लेके जाना चाहता है, तो उसके साथ उसकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े, पढ़ाई वैसे ही रहे और साथ में वो अपने क्षेत्र में भी कुछ कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। आप लोगों को भी लगता होगा ना, कई बार घर वाले कहते हैं कि अरे क्या नाटक करता रहता, पढ़ता तो है ही नहीं, है ना? तो आपके मन में ये रहता है कि नाटक बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाद में आने के बाद पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं? एक भी नहीं है ना। तो हम अपना समय पढ़ाई के अलावा और कहीं भी लगाते हैं। कोई गपशप करता है, कोई शैतानी करता है, ठीक है ना? तो अगर वो लीकेज ऑफ टाइम है, आपका रिस रहा है वो समय अनुपयोगी कार्यों में, तो अगर उस समय को आप
किसी क्रिएटिविटी में लगाते हो, जैसे नाटक सीखने में लगाते हो, या और कोई हॉबी है आपकी, चित्रकला है या और कोई है, संगीत है, नृत्य है, तो आपको दो फायदा होगा। एक तो क्या, वो चीज सीख जाओगे आप, नाटक या संगीत वगैरह सीख जाओगे। दूसरा क्या है, आपका गलत जगह समय बर्बाद नहीं होगा। और फिर क्या होगा, आपको ये लगेगा कि अरे इतना समय मैंने अपना संगीत या नाटक में दे दिया, तो आपको लगेगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप फटाफट वो काम सीख करके पढ़ाई करोगे। देखिए बहुत अच्छे टिप्स है हमारे लिए कि हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते अपने नाटक जो चीज है उसमें भी हम लोग अपना थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका एक कुछ क्वेश्चन है सर अंकल के लिए। मैं जब फिल्में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा काम करूँ, तो अगर मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ तो क्या मुझे नाटक से सहायता मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। असल में नाटक और फिल्में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक व्याकरण जरूरी है किसी भाषा को सीखने के लिए, और नाटक के लिए जैसे मैंने बताया कि नाट्य शास्त्र व्याकरण है, ऐसे ही मैं ये कहना चाहूंगा कि फिल्में हैं उनके लिए नाटक एक व्याकरण के जैसा है। तो अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हो तो नाटक अगर सीखते हो तो उसमें ज्यादा सफल हो सकते हो आप लोग। वहां जानते हो ना, बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो नाटकों से निकले हुए हैं। जी हाँ, एक्टिंग की शुरुआत एक नाटक से होती है, तो वो ज्यादा सफल है, मेरा ऐसा मानना है। तो बिल्कुल इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। गीता ने कर्म सिखाया और बुद्ध ने कहा अहिंसा, दीनों से प्रेम करो तुम ये कह गए हजरत ईसा। कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा संगीत आपने सिखाया। एक और क्वेश्चन है अंकल यहाँ से एक बच्ची का। सर मेरी मेकअप करने में रुचि है, तो इससे मुझे नाटक में क्या लाभ मिलेगा? मेकअप जो है नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, उससे जुड़ करके और आप निश्चित रूप से नाटक में काम भी कर सकते हैं और मेकअप भी कर सकते हैं, तो वो आपको सहयोग मिलेगा उससे निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, मेकअप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। सर एक छोटा सा और डाउट है कि बच्चे अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खुलवा सकते हैं। और उसकी कोई एज लिमिट होती है? कुछ एज लिमिट प्रोसीजर क्या होता है उसका? प्रोसीजर ये है कि 10 वर्ष या उससे ऊपर का बच्चा है जी, 18 साल का तो मेजर हो जाता है, उससे 10 वर्ष का भी बच्चा है वो अपने स्वयं के नाम से खाता खुलवा सकता है और उसका लेन देन स्वयं कर सकता है, जमा करवा सकता है, पैसे निकलवा सकता है। ओके, तो मतलब हम लोग का भी एक खाता हो सकता है। तो मैं तो जाके खुलवाने वाली हूँ, आप लोग भी खुलवा लीजिएगा। तो नाटक और नाट्य शास्त्र ये जो कला है ये बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका क्या सहयोग है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बच्चे लोग जानते हो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं। तो हर आदमी में अपना अपना व्यक्तित्व होता है और उसको निखारा भी जा सकता है। कोई आदमी देखने में अपने को बहुत अच्छा लगता है और उससे हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको विकास नाटकों के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि नाटकों की वजह से, नाटकों में काम करने से एक तो झिझक खुलती है हमारी, एक बोलने की क्षमता हमारी बढ़ती है और अनजाने से गुमसुम से नहीं बैठे रहते हम, क्योंकि नाटक करते हैं तो बिल्कुल एक साथ मिलकर के शो करते हैं अपन उसका, ठीक है ना। नाटक में एक्सप्रेशन आते हैं, नाटक में काम करने से हाव भाव आते हैं, ठीक है ना, और हाव भाव ही एक ऐसी चीज है जो पर्सनालिटी को डेवलप करती है अपने को। तो आप कहीं नौकरी लगते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं, वहां अगर आपने नाटक में काम किया हुआ होता है तो आपके हाव भाव एक्सप्रेशन ठीक तरह से आप उसका जवाब दे सकते हैं, है ना। एक तो सीधा सीधा खड़ा होकर जवाब दो, ऐसे ही चुपचाप, और एक आप उसी को हाथों को के इशारे से, ऐसे करके आंखों के इशारे से आप देते हो, तो वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है और ये नाटकों से ही विकसित। जी हाँ, मुझे लगता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग मेन चीज हमारी रहती है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, और वो हमें नाटकों से आता है, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना वो हमें नाटकों से तो पता चलता है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नाटकों का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। तो की मोटर चाली धुंधो बिना टिकट कुड़ बोल दियो, मैं बार बार खुचू, कनम चढ़ाया कान पर कंडक्टर बोले रे टिकट 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 बीनड़ी छे 7 छोरा के 5 बरस को छोरो पणवा टिकट को न ले, कंडक्टर के आधो टिकट ले ले भाभी, टिकट टिकट टिकट
भाभी बोली देवर मारा 3 परस को छोरो, खा पी कर मुस्टंड रहियो लागे 5 को, आधो टिकट था नहीं को कहिया दे दियो मैं, टेके टेके टेके।